बढ़ता जाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता पड़ती जाती है और बनती जाती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी का मतलब उसमें बहुत सारी चीजें, वस्तुओं का समावेश, गुण अवगुण, मनुष्य का स्वरूप, उसकी वेशभूषा, रंग रूप, चाल चलन, चरित्र, इन सारी चीजों का समावेश करके एक शब्द बनता है पर्सनालिटी। और इसका विकास, इसके लिए हम रामचरितमानस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। रामचरितमानस एक हमारे लिए पवित्र ग्रंथ मात्र नहीं है, हमारे लिए एक शिक्षा देने वाला कार्य भी है। रामचरितमानस में भगवान राम के अगर हम चरित्र को देखें तो दिनों दिन उन्होंने अपने चरित्र का विकास किया और हमको एक मैसेज दिया समाज को जीने का। जीवन के बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था में वनवास गए, तमाम सारी वन में समस्याओं को झेला, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य हमेशा कायम रखा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये चीजें, राम के चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में, कि जीवन उतार चढ़ाव आए, हम अपना धैर्य बना के रखें। कोई समस्या अगर आती तो हम इतना जल्दी आवेशित ना हो, लालच में ना आए। हमारे राम हमारे आयोजित वक्ता डॉक्टर संतोष खत्री सर, नमस्कार खत्री सर। मान जी, तो हम चाहते हैं इसमें आप अपना वक्तव्य दें, जिससे हमारे छात्रों को नई दिशा मिले, हम लोगों का, हम सभी का मार्गदर्शन प्रदान करने का करें सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर जी। जी, गवर्नमेंट कॉलेज तिरुत सिद्धि एमपी के प्राचार्य प्रधानाचार्य डॉक्टर SN शर्मा जी, एक्यूरेसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनीष पांडे जी, जिन्होंने हमें इस वेबिनार में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उनकी पूरी टीम, डॉक्टर शैलेंद्र जी, डॉक्टर मनोज तिवारी, जिन्होंने अभी मेरा परिचय आपसे करवाया, साथ ही डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर प्रियंका बिस्रा, डॉक्टर विभा सिंह, डॉक्टर समीक्षा द्विवेदी, और साथ ही साथ श्री अखिलेश जी, और मेरे प्रिय मित्र जो इस वेबिनार में इनवाइटेड स्पीकर हैं, डॉक्टर विनय कुमार जी। आप सभी का, और साथ ही साथ जो इस वेबिनार में सहभागी हुए हैं, प्रतिभागी हुए हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे इस वेबिनार में बुलाया है और व्यक्तित्व या व्यक्तित्व विकास के विषय पर मुझे मेरा मनोगत करने के लिए कहा है। आशा करता हूं मैं आपकी आशाओं अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा। मैं अपने इस प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी द्वारा आपके सामने अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। मैं अनुमति चाहता हूं अपना जो पीपीटी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो विषय है व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण। व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण, यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपका व्यक्तित्व विकास होगा तो आपका चरित्र निर्माण अपने आप होना तय है, और अगर आप अपना चरित्र निर्माण करते हैं तो उससे आपका व्यक्तित्व विकास होना लाजमी है, जरूरी है। इस लिहाज से व्यक्तित्व विकास की एक व्याख्या अगर करना चाहें तो व्यक्तित्व विकास यह मनोवैज्ञानिक एक प्रक्रिया है। मानस शास्त्र मनोवैज्ञानिकता से यह जुड़ा हुआ है, मन से और मानसिकता से यह विषय जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इसकी एक निश्चित व्याख्या नहीं कर सकते, निश्चित इसकी संकल्पना को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर व्यक्तित्व विकास क्या होता है? एक प्रक्रिया है जिससे दुनिया को देखने का दृष्टिकोण तैयार होता है, नजरिया तैयार होता है, और यह नजरिया सकारात्मक और परिपक्व होता है।
इसलिए कहते हैं कि बचपन में हमारा व्यक्तित्व विकास नहीं होता है, लेकिन जब बढ़ते जाते हैं, उम्र के एक पड़ाव पर आ जाते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व विकास हो गया होता है। क्यों? क्योंकि हम एक परिपक्व व्यक्ति बन जाते हैं और परिपक्व निर्णय लेने का प्रयास करते हैं, लेने की क्षमता हम में आ जाती है। इसलिए व्यक्तित्व एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दुनिया को, समाज को, व्यक्तियों को देखने का अपना एक नजरिया बनाते हैं। और व्यक्तित्व विकास में एकीकृत विशेषताओं का गतिशील निर्माण और विघटन शामिल है, जो किसी व्यक्ति को पारस्परिक व्यवहारिक लक्षणों के संदर्भ में अलग करता है। आपको पता है, समाज में हम जब रहते हैं या हम शिक्षकी पेशे में हैं, प्राध्यापकी पेशे में हैं, तो हमारे सामने अनेक छात्र आते हैं, शागिर्द आते हैं, लेकिन हर एक शागिर्द का अपना अपना व्यवहार होता है, अपना अपना व्यक्तित्व होता है। अपने व्यक्तित्व के अनुसार वह अपना व्यवहार करता है, और उसका जैसा व्यवहार होता है, उस व्यवहार के लक्षणों के आधार पर हम उससे अलग अलग व्यक्तित्वों में गिनते हैं या उनके साथ अलग अलग तरीके से अपना व्यवहार करते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति विकास है, व्यक्तित्व विकास है, वो पारस्परिक लक्षणों, व्यवहारिक लक्षणों के आधार पर होता है। साथ ही साथ व्यक्तित्व विकास हमेशा बदलता रहता है और प्रासंगिक कारकों और जीवन के बदलने वाले अनुभवों के अधीन होता है। व्यक्तित्व विकास विवरण में आयामी और प्राकृतिक व्यक्तिपरक भी होता है। अर्थात व्यक्तिमत्व विकास जो है वह हमारे उम्र के हिसाब से, हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा व्यक्तित्व बदलता जाता है। हम अपने आप को अगर अंतर्मुख होकर देखेंगे तो हम बचपन में कैसे थे, 10 साल की उम्र में कैसे थे, 20 साल की उम्र में कैसे थे, 30 साल की उम्र में कैसे थे, या आज हम कैसे हैं, यह हमें अपने आप पता चलेगा कि हमारा आज का व्यक्तित्व 10 साल की उम्र के व्यक्तित्व से खूब बहुत ही परिवर्तित है। इसलिए व्यक्तित्व विकास जो है यह निरंतर बदलती हुई प्रक्रिया है, यह बदलता रहता है और प्रासंगिक कारकों और जीवन को बदलने वाले अनुभवों के अधीन होता है। मतलब ऐसे अनेक प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं, हमारे जीवन की काया पलट कर देते हैं। अर्थात यह काया पलट क्या है? तो यह काया पलट व्यक्तित्व विकास का एक आयाम है। और प्रसंग हमें अनुभव देते हैं और उन अनुभवों के आधार पर हम अपने व्यक्तित्व में, अपने विचारों में, अपने निर्णयों में परिपक्वता लाते हैं और हम एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यह सकारात्मक दृष्टि हमें अपने व्यक्तित्व को और निखारता हुआ बनाने की कोशिश करती है। इसलिए व्यक्तिमत्व मनोवैज्ञानिक रूप से निरंतर तैयार होते रहता है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान में प्रमुख दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि व्यक्तित्व जल्दी उभरता है और जीवन भर विकसित होता रहता है। यह आज विकसित होगा या कल विकसित होगा या परसों विकसित होगा, ऐसा नहीं है। ये एक निरंतर एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर हमारे जीवन में जो जो घटनाएं घटित होती हैं या जो जो प्रसंग आते रहते हैं, उन प्रसंगों के अनुसार हम अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हैं। और यह व्यवहार को परिवर्तित करना मतलब अपने व्यक्तिमत्व को विकसित करना है, व्यक्तिमत्व को विकास के प्रक्रिया में लाना है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने के 3 पहलू हैं। व्यक्तित्व 3 पहलुओं से प्रभावित होता है। एक, संबंध। इस सामाजिक संबंध में दोस्तों, आसपास के जो व्यक्ति हैं, समाज के जो प्रमुख लोग हैं, उनके साथ हमारा संबंध कैसा है या उनके साथ हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं या वे हमारे साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, इसके ऊपर हमारा व्यक्तित्व निर्भर करता है। अगर हम दोस्तों में परिचित हैं, दोस्तों में आनंद महसूस करते हैं, हमारे आसपास दोस्तों की संख्या ज्यादा है, तो हमारा व्यक्तिमत्व उस प्रकार से गठित होगा। हम देखते हैं अपने जीवन में या अपने छात्र काल में या शागिर्द अवस्था में कई ऐसे हमें दोस्त मिलते हैं जिन दोस्तों के पास अनेक दोस्त होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिनके पास दोस्त नहीं होते, या कई ऐसे हैं कि सिर्फ उनके साथ एक आधा दोस्त होता है। तो हम यह जो दोस्तों की संख्या बढ़ती है, कम होती है, यह किसके आधार पर है?
व्यक्तित्व के आधार पर हम किस प्रकार के व्यक्तित्व हमारा किस प्रकार का चरित्र है या किस प्रकार का स्वभाव है, हमारे आसपास के व्यक्ति कैसे हैं, हम समाज प्रमुखों के साथ या समाज में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तब हम किस प्रकार से अन्य लोगों के साथ संबंध निर्माण करते हैं। जितने अधिक संबंध निर्माण होंगे उतना हमारा व्यक्तित्व निखरता है, जितना संबंध कम व्यक्तियों से आता है उतना हमारा व्यक्तित्व निखरता नहीं है। तो सामाजिक संबंध कैसे हैं, इस संबंधों के आधार पर हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है या व्यक्तित्व में अविरोध निर्माण होता है। पारिवारिक संबंध, कौटुंबिक संबंध किस प्रकार के हमारे हैं। परिवार में हम हमारे रिश्तेदारों के साथ, व्यक्तियों के साथ कैसे संबंध रखते हैं, इन संबंधों के ऊपर भी हमारा व्यक्तित्व निर्भर करता है। पारिवारिक व्यक्तियों के साथ अगर अच्छे संबंध होंगे तो हमारा व्यक्तित्व और निखरेगा। अगर हम संकुचित स्वभाव से कुछ ही रिश्तेदारों से अपना संबंध रखते हैं तो हमारा व्यक्तित्व उतना नहीं निखरेगा। यह संबंध व्यक्तित्व के आधार पर भी होते हैं और पारिवारिक संबंध हमारे जो व्यक्तित्व को है वह निखारते हैं। क्यों? अगर पारिवारिक संबंध अच्छे हैं, हमारे माता पिता से संबंध अच्छे हैं, हमारे भाई बहनों से संबंध अच्छे हैं, हमारे सगे संबंधियों से संबंध अच्छे हैं, तो हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और वे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और जब हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे तो हमारा व्यक्तित्व विश्वासपूर्ण होगा। और जब हमें पारिवारिक संबंधों से विश्वास मिलता है तब हम सामाजिक संबंधों को और निखारने का प्रयास करते हैं, या जब हम सामाजिक संबंध निर्माण करने का प्रयास करते हैं तब परिवार के सदस्यों ने, रिश्तेदारों ने दिया हुआ विश्वास यह सामाजिक संबंधों पर प्रभाव करता है। और हम समाज में जब जीवन व्यतीत करते हैं तब उनके साथ भी हमारा संबंध अच्छा बनता है और समाज में हम अच्छे व्यक्तित्व के साथ अपना जीवन गुजरान कर सकते हैं। और पारिवारिक संबंधों के ऊपर ही हमारे संबंध निर्भर होते हैं व्यवसायिक, जो व्यक्तित्व का तीसरा पहलू है। हमारे व्यवसायिक संबंध कैसे हैं? अगर हमें समाज और परिवार में अच्छा स्थान मिल रहा है, हमारे व्यक्तित्व को माना जा रहा है, हमारे व्यक्तित्व को विश्वास दिलाया जाता है, तो हम व्यवसायिक संबंधों में भी अपने आप को खरा पाने की कोशिश करते हैं। वहां पर भी हम अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करते हैं। और हमारे मन में पारिवारिक संबंध और सामाजिक संबंधों के कारण जो विश्वास निर्माण होता है, उस विश्वास के आधार पर हम व्यवसायिक संबंधों को भी और मजबूत करने का प्रयास करते हैं। और व्यवसायिक संबंधों में कौन सी बातों को हम व्यक्तित्व से जोड़ सकते हैं कि जहां हम काम करते हैं वहां अपने सहयोगियों के साथ, हमारे साथियों के साथ हमारा कैसा संबंध है, उस आधार पर हम व्यवसायिक संबंधों के आधार पर अपने व्यक्तित्व को और निखार सकते हैं। अगर सहयोगियों के साथ हमारा संबंध अच्छे हैं तो हम और विश्वासपूर्ण तरीके से व्यवसायिक स्तर पर अपना काम और अपने काम को अंजाम अच्छी तरह से दे सकते हैं। व्यवसायिक संबंधों में वहां जहां हम काम करते हैं वहां कितनी चुनौतियां हैं यह मायने नहीं रखती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर हम उन चुनौतियों का किस प्रकार सामना करते हैं यह बहुत मायने रखता है। अगर आपके पास जितने भी काम मिले हैं उन कामों को पूरा करने की क्षमता आप में है, यह विश्वास जब आप में निर्माण होता है तो उन चुनौतियों को आप अपने तरीके से डील कर सकते हैं, अपने तरीके से उन चुनौतियों को पूरा कर सकते हैं। मगर आप चुनौतियां सांख्यिक तौर पर गिनेंगे कि इतनी चुनौतियां हैं तो आपके मन में विश्वास की कमतरता निर्माण होती है, विश्वास में कमी आती है। मगर आप जब मन में ये ठान लेते हैं कितनी भी चुनौतियां हैं हम उसका सामना सकारात्मक तरीके से करेंगे और जो हमें काम हमारे वरिष्ठ देंगे उसे हम निश्चित तौर पर पूरा करेंगे, तो हमारे व्यक्तित्व में और निखार आता है। इतना ही नहीं कि हम अपने वरिष्ठों के साथ संबंध सुधारने में या उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध, मधुर संबंध बनाने में सफल होते हैं। अगर हमें विश्वास है, हमारे व्यक्तित्व में विश्वास है कि हम इन चुनौतियों को पूरा कर सकते हैं, कितनी भी चुनौतियां आए मैं उसका सामना करूंगा, सकारात्मक तरीके से सामना करूंगा और मैं उस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दूंगा, तो निश्चित तौर पर जब आप व्यवसायिक
जगह पर अपना काम करते हैं, तब अनेक साथियों के साथ आपके संबंध अच्छे बनते हैं। आप अगर सहायता अन्य अन्य सहयोगियों को करते हैं तो निश्चित है कि आपके संबंध वहां अच्छे बनेंगे। व्यक्तित्व के कारक क्या हैं? पहलू तो हमने देख लिए, सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध और व्यवसायिक संबंध। ये व्यक्तिमत्व के 3 पहलू हैं जिस आधार पर हम अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं। मगर व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए यहाँ हम कौन से व्यक्तित्व के हैं, यहाँ कैसा व्यक्तित्व हमारा है, इसके कारक जो है वो इस प्रकार हैं: आनुवांशिकता, वातावरण, परिस्थिति, बौद्धिक क्षमता, भावनात्मकता और शिष्टाचार। आपके व्यक्तित्व को पहचानने के लिए यह कारक आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। आनुवांशिकता मतलब आपको परिवार से, आपके बड़ों से आपको आनुवंशिकता में क्या मिला है, विरासत में आपको क्या मिला है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें आपकी शरीर रचना। आनुवंशिकता में आपको शरीर कैसा मिला है, क्योंकि व्यक्तित्व को निखारने के लिए या व्यक्तित्व का प्रभाव डालने के लिए आपकी शारीरिक रचना बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से कि आप सुंदर दिखते हैं, आप आकर्षक हैं, तो अन्य लोग आपके ऊपर अपने आप आकर्षित होंगे। अगर मैं कंपैरिजन करूंगा, अगर मैं बड़ी बात ना कहूं, तो अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने छोड़ता हूं आनुवंशिकता की ओर से, या फिर यूं कहें कि शारीरिक दृष्टि से अगर हम आज के दौर में प्रधानमंत्री की दौड़ जो लोकसभा चुनाव में चल रही है, उसमें अगर मैं आपके सामने 2 नाम या 3 नाम रखूं, तो आप शारीरिक रचना के आधार पर खुद निर्णय ले सकते हैं कि कौन प्रधानमंत्री हो सकता है। तो शारीरिक रचना के अनुसार अगर मैं 3 नाम आपके सामने रखूं, एक नाम जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, दूसरा नाम कांग्रेस पक्षाध्यक्ष जो हैं खड़गे जी, और तीसरा मैं नाम रखूं आपके सामने लालू प्रसाद यादव जी। तो आप तीनों की शारीरिक रचना के आधार पर कौन सा व्यक्तित्व प्रधानमंत्री हो सकता है, या होने लायक है, या होगा, या होना चाहिए, ये आप निर्णय ले सकते हैं। मैं इस विषय पर उत्तर आपके सामने छोड़ता हूं कि शारीरिक रचना के आधार पर कौन व्यक्तित्व प्रधानमंत्री के लायक है। तो आनुवंशिकता के आधार पर आपको जो शारीरिक रचना मिलती है, आपको जो शरीर मिलता है, वो बौना है, लंबा है, मोटा है, पतला है, या रंग के आधार पर कौन सा है, यह बहुत महत्वपूर्ण करता है आपके और लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो आनुवंशिकता मतलब पारिवारिक दृष्टिकोण से या कौटुंबिक तरीके से आपके माता पिता या आपके पूर्वजों से आपको क्या क्या मिला है, उस आधार पर आपका व्यक्तित्व तैयार होता है। दूसरा, वातावरण। वातावरण में किस वातावरण में आप जन्मे हो। आप डेमोक्रेसी जिसको कहें हम, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन्मे हो, साम्यवादी प्रक्रिया में जन्मे हो, हुकुमशाही प्रक्रिया में जन्मे हो, जहाँ निरंतर अशांतता है उस वातावरण में जन्मे हो, या जहाँ शांतता है, जहाँ सोसाइटी में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण है, कौन से वातावरण में आपका जन्म हुआ है, उस वातावरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। जैसे कि आप एक जिसको कहें कि गरीब घर में जन्मे हो, अमीर घर में जन्मे हो, या कौन से वातावरण में जन्मे हो, या जिसे हम कहें कि आप झोपड़पट्टी या झुग्गियों में जन्मे हो, या आप एक विकसित सोसाइटी में जन्मे हो, तो आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपका पालन पोषण कहाँ हुआ है, आपके संस्कार कैसे आपके ऊपर पड़े हैं, उस वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव व्यक्तिमत्व पे पड़ता है। अगर यूं कहें कि उसके साथ साथ परिस्थितियां क्या हैं, आपका जन्म जिस वातावरण में भी हुआ हो, लेकिन आप किस परिस्थिति में आपका पालन पोषण हुआ है, किस परिस्थिति में आपके ऊपर संस्कार हुए हैं, उस संस्कार का भी बड़ा महत्व आपके व्यक्तित्व में पड़ता है। आप अच्छी परिस्थितियों में जन्मे हो, आपको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा है, आपको जीवन संघर्ष व्यापन नहीं करना पड़ा है, आप सामान्य तौर से एक परिस्थिति आपको मिली है जिसमें आपको निरंतर विकसित होना पड़ा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप आक्रामक नहीं हो सकते। लेकिन आप संघर्षपूर्ण परिस्थिति में आपका विकास हुआ है, आपकी उम्र बढ़ी है, तो निश्चित आप आक्रामक प्रवृत्ति के एक व्यक्तिमत्व हो सकते हैं।
या आक्रामक व्यक्तिमत्व विधायक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। उसके अलावा बौद्धिक क्षमता, आप कौन से आपकी अनुवंशिकता क्या है, आपका वातावरण क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, इस सभी कारकों के अलावा बौद्धिक क्षमता ऊपर की तीन ही कारकों को मारक है। बौद्धिक क्षमता से आप किस वंश में जन्मे हो, कौन से वातावरण में जन्मे हो, या आपकी परिस्थिति कौन सी परिस्थिति है, इस सबको दरकिनार रखकर आपकी बौद्धिक क्षमता आपके व्यक्तिमत्व को और निखारती है। बौद्धिक क्षमता से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वातावरण और परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए स्वतः के व्यक्तिमत्व को विकसित किया, इतना विकसित किया कि उनको भारत का संविधान लिखने के लिए जो उनके विरोधी थे उनको भी झुकना पड़ा। तो यह बौद्धिक क्षमता है कि आपके व्यक्तिमत्व को इतना निखारती है कि आप सभी को अपने ओर आकर्षित करते हैं। बौद्धिक क्षमता होने के कारण आप पतले हो, दुबले हो, आकर्षित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बौद्धिक क्षमता से वातावरण कैसा भी हो, आप उस वातावरण को चैलेंज करते हो, परिस्थिति को आप मात देकर अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हो। उसके बाद भावनात्मकता, व्यक्तित्व में आपके मन में कौन सी भावना है, उस भावना के आधार पर भी व्यक्तित्व निखरता है। भावना का अर्थ ऐसा है कि आप कौन सी मानसिकता से निर्णय लेते हैं, आप कितने चतुर हैं, कितने चालाक हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने कपटी हैं। इन भावनाओं के आधार पर आपका व्यक्तिमत्व निखरता है और इस आधार पर आप वर्तमान काल में जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में विविध जो राजनीतिक पक्ष हैं उन पक्षों के जो आला कमान प्रचार कर रहे हैं या जो वक्तव्य कर रहे हैं उन वक्तव्यों को इस भावना के आधार पर आप जांच सकते हो और उस आधार पर उनके व्यक्तिमत्व का आकलन कर सकते हो। तो भावना यह बहुत निर्भर होती है, भावना पर यह निर्भर होता है कि आप किस प्रकार के व्यक्तिमत्व हो, आप किस प्रकार के निर्णय ले सकते हो, यह आपकी भावनात्मकता आपको निर्णय दिलाती है। उसके बाद शिष्टाचार, व्यक्तित्व कैसा है ये शिष्टाचार पर भी निर्भर होता है। आप आए हुए मेहमान को घर पर आए हुए मेहमान को किस तरह से ट्रीट करते हो, किस तरह से उससे मान सम्मान देते हो, इसके आधार पर आपका व्यक्तिमत्व मेहमान के ऊपर प्रभाव डालता है। शिष्टाचार यह बहुत जरूरी है व्यक्तिमत्व को निखारने के लिए। तो ये 6 कारक आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं, आनुवंशिकता, वातावरण, परिस्थिति, बौद्धिक क्षमता और भावनात्मकता, शिष्टाचार, ये व्यक्तिमत्व के कारक हैं। इन कारकों के आधार पर आपका व्यक्तिमत्व तैयार होता है या आपका व्यक्तिमत्व विकसित होता है। मैं राजनीतिक विज्ञान का अभ्यासक होने के नाते उसका अध्ययन करता हूं, इसलिए मैंने राजकीय व्यक्तिमत्व का विकास यहां बताने की कोशिश की है। व्यक्तिमत्व कैसे निखरता है या व्यक्तिमत्व का कैसे विकास होता है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यहां आपको मैं बताना चाहूंगा। आप कितने जागरूक हो और कितने सक्रिय हो, इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे व्यक्तित्व हो। अगर आप जागरूक नहीं हो, सोए हुए हो, आलसी हो, तो आपका व्यक्तित्व निखरना नहीं है, आपके व्यक्तित्व में अवरोध आएगा। अगर आप नकारात्मक भूमिका लेकर चलते हो तो आपके व्यक्तित्व में निखार नहीं आएगा। आपसे व्यक्ति नहीं जुड़ेंगे, आपसे लोग नहीं जुड़ेंगे, समाज नहीं जुड़ेगा अगर आप नकारात्मक हो तो उस लिहाज से वर्तमान काल में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, उस लिहाज से मैंने राजकीय व्यक्तित्व का विकास इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ मुद्दे आपके सामने रखे हैं। इन मुद्दों के आधार पर व्यक्तित्व विकास निर्भर होता है। इसमें मैंने 2 एरो दिए हुए हैं, एक लाल कलर का एरो है और एक ग्रीन कलर का एरो दिया हुआ है। लाल कलर का एरो जो है वह व्यक्तिमत्व विकास को अवरोध दिखाने वाला, मतलब व्यक्तिमत्व विकास अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो व्यक्तित्व विकास नहीं होगा। अगर हम ग्रीन एरो देखें नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब राजकीय व्यक्तित्व का विकास होगा। अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं और आपको राजकीय क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो आपका खुद का राजकीय व्यक्तित्व बनाना होगा। अगर राजकीय व्यक्तित्व आपको बनाना है, उसका विकास करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले पूर्ण उदासीनता को झटक देना चाहिए। जो सबसे नीचे आता है, जो किसी भी राजनैतिक कृत्य में, क्रिया में सहभाग नहीं लेता, हिस्सा नहीं लेता, वो पूर्णता उदासीन होता है, उससे उसका राजकीय व्यक्तित्व विकास होना ही नहीं है। वह सामान्य व्यक्ति है
लेकिन पूर्ण उदासीन है, इसलिए उसका सामाजिक विकास भी होना असंभव है, उसका व्यक्तित्व विकास होना ही असंभव है। लेकिन राजनीतिक कार्यों में सामान्य रुचि लेना, मतदान करना, जो हम कहते हैं वर्तमान काल में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो हम सिर्फ मतदान करने जाएंगे तो भी हमारा राजकीय व्यक्तित्व विकसित होना है। वह पहला स्टेप है कि हम राजनीतिक कार्यों में, उदाहरणार्थ मतदान में रुचि लेते हैं तो हम पहला स्टेप राजनीतिक व्यक्तित्व का विकसित करेंगे। लेकिन उसके बाद हम जब सक्रियता से भाग लेंगे, जो औपचारिक राजनीतिक चर्चाएं हैं उसमें भाग लेंगे, सहयोग लेंगे, राजनीति में भाग लेंगे, तो हम राजकीय व्यक्तित्व को और निखारने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं लेंगे तो हम अपने राजकीय व्यक्तित्व को विकसित नहीं कर पाएंगे। लेकिन चौथी स्टेप पर हम आए तो जो सहकारी संस्थाएं होती हैं, अर्ध राजनीतिक संगठन होते हैं, उसमें हम सिर्फ सदस्यत्व लेंगे, हम सभासद बनेंगे। जो निम्न सरकारी संगठन है, जो सहकारी सरकारी संगठन है, उन संगठनों में सिर्फ सदस्यत्व लेना है, सहभागी नहीं होना है, सक्रिय सहभागी नहीं होना है, सार्वजनिक बैठकों में जाना है, प्रदर्शन में भाग नहीं लेना है। तो इस तरह से हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। लेकिन उससे अगर हम ऊपर गए और हमने सक्रियता ली उन कामों में और अर्ध राजनीतिक संगठनों के सक्रिय सदस्य अगर हम होते हैं तो हम निश्चित तौर पर खुद को जागरूक करने का प्रयास करते हैं राजकीय कृत्यों की और राजकीय प्रक्रियाओं के संदर्भ में। उसके अगर हम आगे जाते हैं तो राजनीतिक संगठन की सक्रिय सदस्यता हम लेते हैं। कहने का मतलब राजनीतिक पक्षों का, दबाव गठों का हम अगर सक्रिय सदस्य होते हैं और उस सक्रिय सदस्य होने के बाद हम अधिकाधिक जो कहते हैं राजकीय प्रक्रियाओं में सहभागी होने लगते हैं, तो हमारा और राजनीतिक विकास होने का जो कार्य है वो पूर्ण होता है। अगर हम यहाँ तक पहुंचते हैं तो उसके बाद हमारी और लालसा बढ़ती है, हम अपने व्यक्तित्व को और निखारने की कोशिश करते हैं और एक राजनीतिक व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं या राजनीतिक नेता बनने का प्रयास करते हैं। और यह बनने के प्रयास में हम क्या करते हैं, राजनीतिक प्रशासकीय पद की तलाश करते हैं, हम उम्मीदवारी करने का प्रयास करते हैं, हम राजनीतिक पक्षों का सदस्यत्व लेकर उनके पदों पर फिर राजनीतिक पक्ष का शहराध्यक्ष हो, शहर का सचिव हो या प्रदेश का सचिव पद हो, ये लेने के प्रयास करते हैं। और राजनीतिक या प्रशासकीय पद लेने का जब प्रयास करते हैं, उनकी जब तलाश करते हैं, तब हम और अपना राजनीतिक व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करते हैं। और राजनीतिक व्यक्तित्व जो पूर्ण रूप से विकसित होता है वह तब होता है जब हम राजनीतिक या प्रशासकीय पद को प्राप्त कर लेते हैं, उस पर बैठते हैं। और ये देख पाएंगे हम राजनीतिक विज्ञान के अध्यापक होने के बावजूद भी हमें उतना ज्ञान नहीं होता जितना राजनीतिक पक्षों में कार्य करने वाले या राजनीतिक पदों पर बैठने वाले व्यक्ति होते हैं। वह प्रैक्टिकली प्रयोग तौर पर उन सब व्यवस्थाओं को स्वीकारते हैं और उनमें सक्रिय रूप से कार्य करते हैं जो हम थ्योरेटिकल ज्ञान प्राप्त कर उनको सिखाते हैं। अर्थात राजकीय व्यक्तिमत्व का विकास अंतिम टप्पे पर ऐसे होता है कि वह राजनीतिक प्रशासकीय पद पर आसीन होता है और उन पदों पर आसीन होकर खुद को संपूर्ण तरीके से जागरूक करने की कोशिश करता है, करने में प्रयासरत रहता है, तब जाकर उसका राजनीतिक या राजकीय व्यक्तित्व का विकास होता है। क्या रुकावटें हैं व्यक्तित्व विकास की या फिर राजनीतिक व्यक्तित्व विकास की? क्या रुकावटें हैं? अगर हम इसमें देखें तो मानसिकता है सबसे बड़ी मानसिकता, यह रुकावट है। मैंने पहले भी कहा कि व्यक्तित्व विकास ये मानसिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तित्व को हम देख सकते हैं। और इस नजरिए से हम देखें तो हमारी मानसिकता कैसी है, उस आधार पर हमारा व्यक्तित्व विकास होगा। अगर हम नकारात्मक मानसिकता लेकर बैठे हैं तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे। नकारात्मक मानसिकता है तो हर कृत्य में, हर प्रक्रिया में, हर काम में, हर व्यक्ति में, हर संस्थान में हम क्या करेंगे, नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे और उनका विरोध निरंतर करते रहेंगे, उनके गुणगान नहीं करेंगे या उनके
अच्छे काम नहीं देख पाएंगे। हम नकारात्मक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, हमारी अगर मानसिकता नकारात्मक है तो हमारा व्यक्तिमत्व भी नकारात्मक होगा और हर चीजों में हम नकारात्मक भावना से ही देखेंगे और उनकी सदैव हम उनमें दोष देखते रहेंगे। उसके बाद कुछ व्यावसायिक परिणामों के डर के कारण भी हम अपने व्यक्तित्व को विकसित नहीं कर पाते। कैसे व्यावसायिक परिणाम होंगे? जैसे हम वोटिंग करने जाते हैं तो एकदम कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो छुप छुप कर वोटिंग करके आ जाते हैं, या फिर किसी पक्ष के साथ वो खड़े नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे व्यावसायिकता पर उसका परिणाम होगा। अगर मैं कांग्रेस के व्यक्तियों के साथ घूमता हूं तो मुझे बीजेपी के लोग पसंद नहीं करेंगे, या बीजेपी के लोगों के साथ में खड़ा हूं तो कांग्रेस के लोग पसंद नहीं करेंगे, और इन दोनों का परिणाम मेरे व्यवसाय पर होगा। इस व्यवसायिक परिणामों के डर से कि मुझे आगे चलकर अपना व्यवसाय करने में कठिनाई होगी, इस कारण कुछ व्यक्ति व्यवसायिक परिणामों के डर से व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास नहीं करते, या व्यक्तित्व में संकुचितता लाते हैं। कुछ आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्तिमत्व को विकसित नहीं कर पाते। डर रहता है उन्हें हर वक्त कि मैं यह कर पाऊंगा कि नहीं, मैं व्याख्यान दे पाऊंगा कि नहीं, मैं मतदान कर पाऊंगा कि नहीं, मैं जीत पाऊंगा कि नहीं, मैं खेल पाऊंगा कि नहीं। जब ये क्वेश्चन मार्क्स आते हैं तब आत्मविश्वास की व्यक्ति में कमी होती है। जब आत्मविश्वास की व्यक्ति में कमी होती है तब व्यक्तिमत्व का विकास अवरोध होता है, व्यक्तिमत्व के विकास में रुकावटें आती हैं। कुछ लोग क्या कहेंगे के कारण व्यक्तित्व को विकसित नहीं कर पाते। अनेक लोग ऐसे आपने देखे होंगे समाज में, अपने व्यवसाय करते समय या अपने अपने क्षेत्रों में देखे होंगे कि कई लोग अन्य लोगों को भी कहते हैं लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे यह डर जब मन में बैठ जाता है तब हम कुछ भी करने के लिए क्या होते हैं, तत्पर नहीं होते हैं। जो हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारे करने की चाहते हैं, वह भी हम नहीं कर पाते। लोगों का डर होता है लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे के कारण हम अपने व्यक्तित्व के विकास को अवरोध करते हैं, व्यक्तित्व के विकास में रुकावटें डालते हैं। उसके अलावा जो अन्य कारण है, कुछ राजनीतिक कार्रवाई के अप्रभाविता के कारण व्यक्तित्व के विकास में रुकावटें पैदा करते हैं। राजनीतिक कार्रवाई हमारे ऊपर ना हो, मैं उससे प्रभावित ना हूं, इस कारण भी अनेक लोग राजनीतिक दृष्टि से विकसित नहीं होते। इसलिए हम देख पाते हैं कि कई लोग प्रचार में मग्न होते हैं तो कई लोग प्रचार से दूर रहते हैं, कई लोग राजनीतिक प्रक्रियाओं से दूर रहते हैं, कई लोग राजनीतिक पक्षों से दूर रहते हैं, कई लोग मतदान करने के लिए भी नहीं जाते। मतदान के लिए छुट्टी हो तो भी वह अपना जो कहते हैं पार्टी और अन्य जो बोलते हैं उन कामों में व्यस्त रहते हैं। मतलब राजनीतिक कार्रवाई की जो प्रभाव है उस प्रभाव से दूर रहने के लिए अनेक लोग अपने व्यक्तित्व को विकसित नहीं कर पाते। तो यह व्यक्तित्व के विकास की रुकावटें हैं। मैं व्यक्तित्व के संदर्भ में एक परिकल्पना आपके सामने रखी है। जो प्रतिभागी इस वेबिनार में सम्मिलित हैं उनके लिए मैं एक परीक्षण लाया हूं। मैं आपके सामने कुछ सवाल रखूंगा, उन सवालों के जवाब भी आपको मैं दूंगा। उन सवालों के जवाब आपने अपने कागज पर या आपने जो नोटबुक रखी हुई है आपके सामने उस पे सिर्फ जवाब को क्या कीजिए, दर्ज करते जाइए। उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है या कैसा हो सकता है। यह एक अंदाज है, मानसिक दृष्टिकोण से इसको तैयार करने का प्रयास किया है मैंने। तो मैं सभी प्रतिभागियों से, सभी प्राध्यापक गणों से विनंती करूंगा कि आप एक नोटबुक लीजिए या एक कागज लीजिए। मैं आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत करूंगा, उसके उत्तर भी रखूंगा, मगर उसको अपने मन से आपके कागज पे लिखिए। जो भी आपका उत्तर हो आप अपने आप को पूछिए कि आप इस समय उस प्रश्न का क्या उत्तर दे पाते हैं। ये सभी प्रश्न 10 प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके जीवन से संबंधित है। उस आधार पर उसको कुछ गुण दिए हुए हैं, उस गुणों के आधार पर आपके व्यक्तित्व को हम यहाँ बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप खुद उसको जांच सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है अपनी अपनी
पेन और एक कागज 10 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, अपने आप को देने हैं और अपने आप से निष्ठा रख करके दीजिए। उससे ही आपका व्यक्तित्व महत्व कैसा होगा उसको हम जांचने का प्रयास करेंगे। तो आपके सामने प्रस्तुत हैं पहले 2 प्रश्न। ये 2 प्रश्न हैं। पहला, आपको कब लगता है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकते हैं? पहला प्रश्न है, आपको कब लगता है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकते हैं या करेंगे? उसके 3 उत्तर हैं। एक है सुबह में, उसका पहला उत्तर है सुबह में। दूसरा उत्तर है दोपहर या शाम में, और तीसरा उत्तर है रात में। ये 3 उत्तर हैं। इन तीनों उत्तर में से एक जवाब आपको लिखना है। सभी ने लिख लिया होगा ऐसा मैं मानता हूं। अगर आपका जवाब सुबह में है तो आपने उसको 2 अंक देने हैं, 2 अंक देने हैं, 2 गुण देने हैं। अगर आपका उत्तर ख है, दोपहर या शाम है, तो आपने उसको 4 अंक देने हैं, 4 मार्क देने हैं। अगर आपका उत्तर ग है, रात में है, तो आपने उसको 6 अंक देने हैं, 6 गुण देने हैं। फिर से रिपीट करता हूं, आपको कब लगता है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे या कर सकते हैं? उसका क उत्तर है सुबह में। अगर आपका उत्तर सुबह में है तो आपने 2 अंक देने हैं। अगर आपका उत्तर दोपहर या शाम में है तो आपने उसको 4 अंक देने हैं। अगर आपका उत्तर रात में है तो आपने 6 अंक देने हैं। ये अंक आप लिख कर रखिए, वह अंतिम में आपको काम में आएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आप कैसे चलते हैं? आपका चलना आपके व्यक्तित्व को निखारता है या फिर यूं कहें आपके व्यक्तित्व को उजागर करता है? तो आप कैसे चलते हैं, इसके ऊपर आपका व्यक्तित्व निर्भर होता है। तो इसके उत्तर हैं अ, तेज लंबे कदम रखते हुए। बी, ब, छोटे कदम मगर तेज चलते हुए। आप छोटे कदम रखते हैं मगर तेज चलते हैं। ग, आनंद से आगे की दुनिया को देखते हुए। अपने जो जिससे कहते हैं अपनी मस्ती में मस्त रहते हुए हम चलते रहते हैं, अपनी दुनिया को देखते हुए चलते रहते हैं। ग, गर्दन नीचे कर कर धीरे धीरे चलते हैं। और ई, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। आप सभी ने अपना उत्तर लिख लिया होगा। तो इन उत्तरों को क्या मार्क्स देने हैं? अगर आपका उत्तर पहला है तेज लंबे कदम रखकर चलते हैं, तो आपको उसको 6 अंक दीजिए, 6 मार्क्स दीजिए। अगर आपका उत्तर ब है छोटे कदम रखकर तेज चलते हैं, तो उसको आपने 4 मार्क्स देने हैं, 4 अंक देने हैं। अगर आप अपनी मस्ती में आनंद से आगे की दुनिया को देखते हुए चलते हैं, तो उसको आपने 7 मार्क देने हैं, 7 गुण देने हैं। अगर आप गर्दन नीचे कर कर धीरे धीरे चलते हैं, तो आपने उसे 2 गुण देने हैं, 2 अंक देने हैं। अगर आप बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो आप उसको 1 गुण या 1 मार्क्स या 1 अंक दे सकते हैं। मेरे ख्याल से दूसरे प्रश्न के लिए सभी ने अंक दे दिए होंगे। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। दूसरों से बात करना आप कैसे पसंद करते हैं, आप कैसे दूसरों से बात करते हैं? तीसरा प्रश्न है, आप दूसरों से कैसे बात करते हैं या आपका दूसरों से बात करने का तरीका क्या है? उसका पहला उत्तर है, आप अपने हाथ मोड़कर बाहों में बाहें डालकर, मतलब हाथ बांधकर बात करते हैं, अपने हाथों को मोड़कर बात करते हैं। दूसरा उत्तर है, ख उत्तर है, हाथ बीचना, हाथ बींचकर आप बात करते हैं। तीसरा ग, अपने हाथ अपनी कमर पर या अपनी जेब में रखकर बात करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने जेब में हाथ रखकर बात करते हैं या दोनों हाथ कमर पर रखकर बात करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि आप कैसे बात करना पसंद करते हैं। उसमें पहला उत्तर है अपने हाथ मोड़कर। दूसरा ख, हाथ बीचना।
ग, अपने हाथ अपनी कमर पर या अपनी जेब में रखकर ग, हाथ कभी गालों पर रखते हैं, कभी बालों में डालते हैं, कभी कान को खींचकर बात करते हैं। तो यह उत्तर इसमें है। तो इन उत्तरों को अगर आपका पहला उत्तर होगा अपने हाथ को मोड़कर बात करना, तो उसे आपने 4 अंक देना है, 4 मार्क्स देने हैं। अगर हाथ बीच कर बात करते हैं तो उसे 2 अंक देने हैं। अपने 7 अंक देने हैं। और अगर आप बोलते समय व्यक्ति को छूकर बात करते हैं तो उससे आपने 7 अंक मोड़कर आप बात करते हैं तो उससे आपने 6 अंक देने। तो इस प्रकार तीसरे के अंक आपने लिख लिए होंगे। प्रश्न 4, आराम करते समय आप कैसे बैठते हैं? तो उसके उत्तर हैं, उत्तरों को आपने मार्क्स देने हैं, गुण देने हैं। अगर आपका पहला उत्तर है तो उसे 4 अंक हो, पैर क्रॉस करके बैठते हो तो आप उसको 6 अंक दें, 6 मार्क्स दें। अगर आप पैरों को सीधा आगे की ओर खींचकर बैठते हो तो उसे 2 गुण दीजिए, 2 अंक दीजिए। अगर आप एक पैर मुड़ा हुआ करके बैठते हो तो उसे 1 अंक देना है, 1 मार्क्स देना है। तो 3 और 4 इनके उत्तर और उसके आपने मार्क्स लिख लिए होंगे। 5वां प्रश्न है, जब आप किसी बात से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं तो आपका रिस्पांस कैसा होता है? आप कैसे रिएक्ट करते हैं? तो आप उसे दिल से सराहना करते हैं, धीरे धीरे हंसते हैं, गाली गाल में मुस्कुराते हैं, और हंसना और शर्माना दोनों करते हैं। 5वां प्रश्न है, जब आप किसी बात से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं तब कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं? तो दिल से सराहना करते हैं, धीरे धीरे हंसते हैं, गाली गाल में मुस्कुराते हैं, हंसना और शर्माना दोनों बातें यहाँ पे करते हैं। अगर आपने उत्तर आपका निश्चित कर लिया हो तो आप अंक दीजिए अपने उत्तर को। अगर आपका पहला उत्तर है दिल से सराहना करते हैं तो 6 अंक, 6 गुण दीजिए। अगर आप धीरे धीरे हंसते हैं तो उसे आप 4 अंक दीजिए। अगर आप गाली गाल में हंसते हैं तो उसे 3 अंक दीजिए। और अगर आप हंसते हैं तो आप उसको 5 गुण दीजिए। अगर शर्माते हैं तो 2 गुण दीजिए। अगर आप शर्माते हैं तो उसे 2 गुण दीजिए। फिर से एक बार बता देता हूं, जब आप दिल से सराहना करते हैं तो उससे 6 गुण दीजिए। अगर धीरे धीरे हंसते हैं तो उससे 4 गुण दीजिए। अगर आप गाली गाल में हंसते हैं तो उसे 3 गुण दीजिए। अगर आप सिर्फ हंसते हैं तो उसे 5 गुण दीजिए। अगर आप शर्माते हैं तो उसे 2 गुण दीजिए। अब 6वें प्रश्न की ओर आते हैं, जब आप किसी फंक्शन या पार्टी में जाते हैं तो आपका कैसा व्यवहार होता है? एक, आप तेज आवाज करते हुए प्रवेश करते हैं, मतलब सभी को बताते हैं कि मैं आ गया हूं, और अपनी आवाज को जोर से करते हुए आप अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, है ना? होता है ना, बहुत सी हम शादियों में जाते हैं या पार्टियों में जाते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि आते हैं और अपने जो पहचान वाले उनको जोर से आवाज देकर बुलाते हैं। एक्चुअली कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो सभी पार्टी में सम्मिलित हुए व्यक्तियों को आकर्षित करने का प्रयास करता है। तो आपका पहला ऑप्शन है, आप तेज आवाज करते हुए प्रवेश करते हैं और हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। ख, चुपचाप प्रवेश करते हैं, किसी परिचित व्यक्ति को ढूंढते हैं और उस व्यक्ति के साथ जो पार्टी में आपको करना है करके फिर अपने आप निकल जाते हैं। मतलब चुपचाप आपका प्रवेश होता है, किसी को पता नहीं। तो 3 ऑप्शन है आपके सामने। एक, तेज आवाज करते हुए सभी को आकर्षित करना। दूसरा, चुपचाप प्रवेश करना, अपने एक परिचित को ढूंढना।
और तीसरा चुपचाप प्रवेश करना, किसी का ध्यान आकर्षित न करते हुए निकल जाना। अगर आपके ये तीनों उत्तर हैं, आपके निश्चित हो चुके हैं, तो आप अंक दीजिए अपने उत्तरों को। अगर आपका उत्तर ए है तो आपने उसको 6 गुण देने हैं, 6 अंक देने हैं, 6 मार्क्स देने हैं। अगर आपको उत्तर ख है तो आपने उसे 4 अंक देने हैं। अगर आपका उत्तर ग है तो आपको हो गया आपका छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न, अगर आप काम में व्यस्त हो तो अचानक कोई आपको परेशान कर दे या कोई इंटरफेरेंस करें और कहें कि मुझे ये मदद कीजिए, मेरा ये काम है आपके तरफ, मुझे ये काम करके दीजिए। आप अपने काम में व्यस्त हैं, है ना, बहुतों के साथ होता है कि आप अपने काम में व्यस्त होते हैं और व्यस्तता के कारण क्या होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति आ जाता है अपना काम लेकर, और उस काम लेकर जब आता है तब हम देना। तो आपके उत्तर फिक्स हो चुके हैं। तो अगर आपका उत्तर पहला है तो उससे 6 गुण दीजिए, अगर आपका उत्तर दूसरा है तो 4 गुण दीजिए, अगर आपका उत्तर तीसरा है तो उसे सॉरी, फिर से मैं कहता हूं, अगर पहला उत्तर है तो 6 गुण देना है, दूसरा उत्तर है तो 2 गुण देना है, और तीसरा उत्तर है तो 4 उसको अंक देने हैं। पहले को 6 मार्क्स देने हैं, दूसरे को बहुत गुस्सा है तो 2 मार्क्स देने हैं, और तीसरा है तो उसे 4 मार्क्स देने हैं। उसके बाद 8वां प्रश्न, हमारे व्यक्तित्व में रंग का बहुत ही महत्व है ना। नीरस रंग हमें किसी को भी पसंद नहीं। ये नीरस रंग ये किसका प्रतीक है? उदासीनता का प्रतीक है, नीरसता का प्रतीक है। तो रंग बहुत ही मायने रखते हैं हमारे जीवन में। अगर रंग ना होते तो हम शायद आज ऑनलाइन व्याख्यान भी नहीं दे पाते, क्योंकि हम एक दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे की शर्ट को देख पाते हैं, एक दूसरे के रंग को देख पाते हैं, तो हमें एक आनंद सा महसूस होता है और ऐसा लगता है हम सामने खड़े हुए हैं। तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद है? ऑप्शन है लाल, पीला, गहरा नीला या बैंगनी, भूरा, काला, हरा, सफेद, है ना। मतलब अगर मैं सीक्वेंस लगाऊं तो लाल, काला, पीला, हरा, नीला, सफेद और भूरा, ये आपके सामने ऑप्शन है। अगर आपका ऑप्शन अगर लाल है तो आपने कितने गुण लिखने हैं? अगर आपका ऑप्शन लाल है तो आपने 6 अंक उसको देने हैं, गुण देने हैं, मार्क्स देने हैं। अगर आपका उत्तर लाल है तो आपने 6 मार्क्स देने हैं। अगर आपका उत्तर काला है तो आपने उसको 7 गुण देने हैं। अगर आपका उत्तर पीला है तो आपने उसको 5 अंक देने हैं। अगर आपका उत्तर हरा है तो उसको 4 अंक देने हैं। आपका उत्तर ई गहरा नीला या बैंगनी है तो और भूरा है तो आपने 1 अंक देना है। तो 8 तक आपकी गुण आपने दे दिए होंगे। आखिरी 2 सवाल मैं लेता हूं आपके। जब आप रात को बिस्तर पर जाते हैं तो सोते समय सोने से कुछ क्षण पहले आप क्या करते हैं? आप अपने सिर को अपने हाथों पर मोड़कर लेटते हैं। अपने सिर को अपने हाथों पर मोड़कर लेटते हैं। ई तकिए के नीचे सिर का बहुत अधिक गिरहना करके आप सोते हैं। तो ये आपके उत्तर हैं। हम बातें तो आपके उत्तर, एक उत्तर आपने निश्चित कर लिया होगा तो उसको हम, अगर आपका उत्तर पहला है अ है, अपने अंगों को फैलाकर पीठ के बल लेटते हैं, तो उसको आपने देना है 7 मार्क्स देना है। पहले को आपने कितने मार्क्स देने हैं? अगर आपका पहला उत्तर है तो 7 मार्क्स देने हैं। अगर बी है तो आपने उसको 6 मार्क्स देने हैं। नीचे की ओर मुंह करके पेट के बल लेट जाएं तो आपको उसको कितने मार्क्स देने हैं? 6 मार्क्स देने हैं। तकिए पर के आप सोते हैं तो उसको 4 अंक देने हैं। और अगर आप अपने सिर को अपने हाथों पर मोड़कर लेटते हैं तो आप उसको 2, या हम खुद को उड़ता हुआ देखते हैं या तैरता हुआ देखते हैं, या हमें कोई सपना आता ही नहीं और हमारे अपने सपने सुखद हैं, ऐसा सुखद सपने आते हैं। अगर ऐसे इनमें से आपने अपना एक उत्तर ढूंढ लिया होगा, जो भी आपका उत्तर होगा उसके हम अभी
गुण देंगे, मार्क्स देंगे। अगर आपका पहला उत्तर है, पहला जवाब है कि हम अपने सपने में खुद को गिरता हुआ, कहीं कहीं से तो भी हम गिरते हुए खुद को दिखाई देते हैं, तो आपने 4 मार्क्स देने हैं। आपने कितने अंक देने हैं? उससे 4 अंक देने हैं, 4 गुण देने हैं। अगर हम अपने सपने में झगड़ा या कलह देखते हैं तो उसे हमें 2 मार्क्स देने हैं, 2 गुण देने हैं। तीसरा अगर उत्तर आपका है कि किसी चीज या किसी व्यक्ति की तलाश आप करते हैं अपने सपने में, तो आपने उसे 3 अंक देने हैं, 3 गुण देने हैं। अगर आप खुद को अपने सपने में उड़ता हुआ, तैरता हुआ दिखाई देते हैं, तो आपने उससे 5 अंक देने हैं, 5 मार्क्स देने हैं। अगर आपको कोई सपना ही नहीं आता है, आप वास्तविक हैं, तो आप उसे 6 गुण या 6 अंक दे सकते हैं। और अंतिम अगर आपका ऑप्शन है, आपका अगर च उत्तर है कि हम जो भी सपना हमें आता है वह सुगत होता है, सुगत रहता है, तो आपने उसे 1 अंक देना है, 1 गुण देना है। तो इस प्रकार 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्नों के मैंने आपके सामने उत्तर भी रखे हैं, और उन सभी उत्तरों के सामने एक एक जो उसके मार्क्स हैं, वह मार्क्स भी आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। आप सभी ने अपने अपनी प्रश्नों के सामने अपना उत्तर लिखा होगा, और उस उत्तर को मैंने जो आपके साथ मार्क्स शेयर किए हैं, गुण आपको जो बताए, वह गुण भी आपने दिए होंगे। तो आपका अब व्यक्तिमत्व कैसा होगा, उसको हम जांचने की कोशिश करेंगे। अगर आपने जितने भी आपको गुण दिए हैं, 10 प्रश्नों में जितने आपको गुण प्राप्त हुए हैं, टोटल जो गुण प्राप्त हुए हैं, अगर वह 21 अंक से कम होंगे, तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, या फिर कैसे व्यक्तित्व के ये लोग होंगे? ये लोग सोचते हैं कि आप शर्मीले हैं, निर्णय लेने में असमर्थ हैं, आपको अपनी देखभाल के लिए किसी की आवश्यकता होती है, आप चाहते हैं कि कोई आपके, हम दूसरी चीजों या लोगों में शामिल होना पसंद नहीं करते। हमारी छवि एक ऐसे दूरदर्शी की है जो उन समस्याओं को देखता है जिन्हें दूसरे लोग कभी देख नहीं सकते, देख नहीं पाते। कुछ लोगों को हमारी कंपनी उबाऊ लगती है, इसलिए हमसे लोग बैठना पसंद नहीं करते, हमारे साथ बैठना उनको गवारा है। लेकिन जो लोग हमें करीब से जानते हैं, उन्हें हम बोरिंग नहीं लगते। मैंने जो 10 प्रश्न आपके सामने रखे हैं, और उन 10 प्रश्नों में आपने जो उत्तर अपना तय किया हुआ है, उसके अंक आप अगर मिलाते हैं 10 ही प्रश्न, अगर आपका उत्तर 21 अंकों से कम आता है, तो आप ऐसे व्यक्ति महत्व हैं जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। अगर आप 22 से 30 अंकों के बीच में आपने अपने अंक प्राप्त किए हैं, टोटल 22 से 30 आता है, तो आप कैसे हैं? आप मेहनती हैं, साफ सुथरे हैं, आत्मसंयमी हैं, जागरूक हैं, देखभाल करने वाले हैं, और जो भी निर्णय लेते हैं वह सोच समझ कर लेते हैं। आप शांत स्वभाव के हैं। अगर आपका अंक मिलान 31 और 40 के बीच में आता है, तो आपका व्यक्तित्व कैसा है? तो आप बुद्धिमान हैं, समझदार, जागरूक, देखभाल करने वाले और यथार्थवादी हैं। आप बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और विनम्र हैं। हम आसानी से और जल्दी दोस्त नहीं बनाते, लेकिन आप अपने दोस्तों के प्रति बहुत ईमानदार हैं, और आप अपने दोस्तों से भी उम्मीद करते हैं कि वे भी आपसे ईमानदारी से रहें। जैसा कि जो लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं, वे निश्चित हैं हमारे विश्वास को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एक बार दरार खत्म हो जाने के बाद उसे ठीक करना उतना ही कठिन है। समय आने वाला भी कठिन होता है। लेकिन 31 से 40 के बीच अगर आपका मिलान, अंकों का मिलान है, तो आप कौन है? बुद्धिमान है, समझदार है, जागरूक है। जो आपको हमने प्रश्न दिए, उसके उत्तर दिए, उस उत्तरों के अनुसार आपका उत्तर आपने निश्चित किया, और उसको जो मैंने अंक दिए, वो उस अंकों का अगर 10 ही प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करेंगे, अगर आपका मिलान 51 से 60 आता है, तो आप दूसरों को एक उत्साही, अधिक चंचल और भावुक व्यक्तित्व वाले प्रतीत होते हैं। हालांकि आपके सभी निर्णय सही नहीं होते। आप एक स्वाभाविक नेता हैं, परंतु जो निर्णय लेते हैं, वह निर्णय अत्यंत
मजबूत होते हैं, आप मजबूत और बहादुर हैं, आप सब कुछ आजमाने वाले, जोखिम उठाने वाले और साहसी व्यक्ति हैं। आपसे मिलने वाले उत्साह के कारण दूसरे लोग हम आपकी कंपनी को पसंद करते हैं, आपकी कंपनी में आनंद लेते हैं। हम देखते हैं कई लोगों के साथ हमें खड़ा रहना, उनके साथ मिलना, उनके साथ बोलना, उनके साथ जीवन व्यतीत करना बहुत आनंददायी लगता है। और जिनके अंक 51 से 60 के बीच आए हुए हैं, वे लोग आत्मविश्वासी होते हैं, मजबूत होते हैं, बहादुर होते हैं और हर जोखिम उठाने का काम करते हैं। और शायद जो हमारे राजनीतिक नेतृत्व करने वाले हैं, या जिसे हम पुढारी कहते हैं, जिसे नेता कहते हैं, वह नेता मोस्टली 51 से 60 अंकों के बीच में आते हैं, क्योंकि वह निरंतर उत्साही होते हैं, भावुक भी होते हैं, चंचल भी होते हैं, और साथ ही साथ मजबूत इरादों वाले होते हैं और साहस करते हैं आगे जाने का। और अगर आप 51 से 60 के बीच में हैं तो आपका व्यक्तित्व ऐसा रहने वाला है। मुझे लगता है मैंने अपनी ओर से एक भरपूर प्रयास किया है आपके व्यक्तित्व को जानने के लिए। आपके सामने एक परीक्षण ही प्रस्तुत किया है और एक राजनीतिक दृष्टि से व्यक्तित्व विकास की परिकल्पना आपके सामने रखने का प्रयास किया है, क्योंकि व्यक्तित्व ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक कल्पना है, लेकिन उसे राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक दृष्टिकोण से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मुझे आप सभी ने यहाँ आमंत्रित कर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए मुझे बुलाया, इसलिए मैं डॉक्टर मनीष पांडे जी का और उनकी पूरी टीम का, साथ ही साथ महाविद्यालय के प्राचार्य, प्रधानाचार्य महोदय का और मध्य प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और मन से आभार व्यक्त करता हूं, और पुनः हमें सेवा का मौका देंगे ऐसी अपेक्षा कर आप सभी का मैं आप सभी से विदाई लेता हूं और यहाँ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आवाज नहीं आ रहा है। तो जी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। बहुत ज्ञान हमारे सभी मित्रों को, हमारे महाविद्यालय परिवार को, और व्यक्तित्व विकास का एक गहन चिंतन आपने प्रस्तुत किया, पूरी एक तस्वीर रख दी हम सबके सामने। हम महाविद्यालय परिवार की ओर से आपके बहुत धन्यवाद देते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं सर। ओके, थैंक्स अ लॉट अगेन सर। थैंक्स सर। थैंक्स। हमारे आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया था। ओके, वेलकम सर।